स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और यूपी ट्रिपल एसी पेट का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जैसा आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 6वां चल रहा है। तो चलिए 6वां में हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची का स्पूत निर्माण किसने कराया था? क्या गजब का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्पूत का निर्माण अशोक सम्राट ने कराया था। किसने कराया था भाई? अशोक सम्राट ने कराया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? अब देख लीजिए, ऑप्शन दे रहा है कि कुम्हारों का चौक, आग, लोहा, गेहूं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी भाई साहब? लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य को अच्छे से जानते थे। तांबे और कांस्य को अच्छे से जानते थे, जबकि लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? क्या देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अकबर किसके संरक्षण में, क्योंकि अकबर के किसकी संरक्षण में जो है बड़ा हुआ, तो ये बैरम खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बैरम खां। अकबर बैरम खां के संरक्षण में जो है बड़ा हुआ। अकबर का जन्म की बात कर लूँ तो 1542 में हुआ था। ठीक है, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। तो ये भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन, आ गया हमारा, देख लीजिए। 1857 का विद्रोह। अब 1857 का जो विद्रोह है वो किसके विरोध हुआ था? देख लीजिए, कह रहा है कि ब्रिटिश सेना और में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। उपरोक्त सभी कौन सा होगा, ये हमको इसमें समझ लेना है। तो ये बहुत ही आसान है। देख लीजिए, जो 1857 का विरोध था ना, वो आप जानते भी होंगे, इतिहास में सबसे मुख्य रूप से ये जो विद्रोह है 1857 वाला, ये ब्रिटिश सेना और भारतीय सैनिकों के बीच था। ठीक है, इन्हीं का विद्रोह था। ठीक है, और आज़ादी की लड़ाई एक रूप से देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 1857 पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, मंगलौर जो है ना, मंगलौर संधि के तहत जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो चलिए इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। तो कह रहा है ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? अब नील दर्पण की बात हो रही है भाई कि नील दर्पण किसने लिखा है, इसकी बात होगी। तो ये नील दर्पण मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है। ठीक है भाई, ये तो आप बिल्कुल उसमें किया क्या गया है, तो गरीब किसानों की जो दयनीय स्थिति है उस चीज़ को उसमें दर्शाया गया है और बिल्कुल मार्मिक तरीके से। तो बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है नील दर्पण जो है, नील दर्पण के लेखक, नील दर्पण जो नाटक है उसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन दे रहा है आपका 1907, 1908, 1909 और 1910। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1907। क्या हो जाएगा? 1907। ठीक है, देख सकते हैं 1907 हो जाएगा। ओके, तो 1907 हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, संपन्न हुआ था 1907 में, और ये बिल्कुल आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। फाइनली कह रहा है निम्न में से कौन सा जनजाति ताना भगत, देख लीजिए, ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ताना भगत आंदोलन से, तो उराओन की मैं बात कर लूँ कि ताना भगत जो थे, उराओन अथवा उराव भी पूछ सकता है, उराव ये भी पूछ सकता है। ठीक है, एक मिनट, उराव भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उराव भी होता है और उराव भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
तो ताना भगत की मैं बात बता दूं थोड़ा सा कि ताना भगत जो उरांव या उराव कह सकते हैं आप जनजाति की एक शाखा है। ताना भगत के आंदोलन की बात की जाए तो शुरुआत उनकी 1914 में हुई थी और यह आंदोलन कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति और संरक्षित असमानता भी कह सकते हैं के साथ संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए महात्मा गांधी से ज़रूर एक क्वेश्चन रह रहा है और रहेगा। जितना भी मैंने सेट पढ़ा है सब में महात्मा गांधी से क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था भाई साहब? तो ये तो बिल्कुल आपको याद होगा और बहुत पहले आप पढ़े हैं, जाने हैं। गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर जिले के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या हमारा, तो आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती है बिस्मार्क से। किससे? बिस्मार्क से की जाती है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन है हमारा भूगोल से। ठीक है, तो भूगोल का क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल का क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं? किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावनाएं रहती हैं? ये क्वेश्चन हमारा हिंद महासागर, लाल महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसमें से हमको जवाब देना है कि कौन सा। देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। कम से कम आप बात कर ले तो 37 से 41 प्रति हज़ार लवणता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और आगे बढ़ जाते हैं और आगे आ जाते हैं। देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है कि टुड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो टुड्रा का आर्थिक अर्थ जानते हैं क्या होता है? बंजर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पशुपालन का क्रियाकलाप है, तो वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। मैं टुड्रा का शाब्दिक अर्थ भाई भूमि बंजर होता है। अब इसमें क्या होता है कि कंडीशन ऐसा रहता है कि वहाँ से कुछ हो नहीं पाता है, तो वो जो है पशुपालन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो पशुपालन की बात होगी, महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है तो पशुपालन। और आगे देख लेते हैं, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन की अगर जो हम बात कर लें तो अरावली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अरावली। अरावली जो पहाड़ी है वो सबसे प्राचीन पहाड़ी है और ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दिल्ली से आप कह सकते हैं कि दिल्ली से उत्तर दक्षिण दिशा में है लगभग। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्लिपल बायो रिजर्व स्थित है? सिम्लिपल बायो रिजर्व स्थित है, तो ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट ओडिशा। ओडिशा कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा ठीक है, सिम्लिपल अभयारण्य यह उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। और इसकी जो है स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, यह एक मतलब बाघ अभयारण्य है। इसमें और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं लेकिन बाघ के लिए विशेष है। तो बायो रिजर्व सिम्लिपल बायो रिजर्व स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन गजब का है, देख लीजिए। तो भारत में अगर जो हम बात कर ले कृष्ण क्रांति की, तो ये कच्चा पेट्रोलियम, किससे? कच्चा पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 1970 के दौरान जब तेल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कितना मैंने सरकार के क्या बोलते हैं प्रयासों से संबंधित है। तो कृष्ण क्रांति 1970 के दौरान, ठीक है, ये याद रखना है, कृष्ण क्रांति 1970 और पेट्रोलियम को, वो भी कच्चा पेट्रोलियम। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन मिलता है किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था से। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का भी हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित है? तो इसकी मैं बात कर लूँ, अनावृष्टि और 2 युद्धों का कारण, कभी भी 2 युद्धों का कारण से प्रभावित पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो फट से तीसरी मार दीजिएगा। किसमें मार देंगे? तीसरी। ठीक है, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1961 से 66 तक, तब जो है मैं बात कर लूँ तो भारत का दोबारा युद्ध का सामना करना पड़ा था। एक तो चीन के साथ
1962 में, और फिर पाकिस्तान के साथ 65 से 66 में। तो इसके लिए इस समय 2 युद्धों का कारण जो है वो चाइना और जो है पाकिस्तान। तो इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत दिक्कत भी हुआ था, लेकिन फिर भी तो इसलिए इसको जो है इसलिए कंडीशन याद रखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत सारे इसके बारे में बताऊं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर जो हम बात कर लें तो ये चला आपका 2012 में, ठीक है, और 12 से लेकर 31 मार्च तक चला है 2017 तक। तो 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2012 से याद रखिए, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये जो है चला है। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे क्या कंडीशन है देख लेते हैं हम। कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की मैं बात कर लूँ तो ये किया गया था भाई साहब 2000 ईस्वी में। उस समय भी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के टाइम में जो है ये किया गया 25 दिसंबर 2000 को ये किया गया अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कराधान और सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये देखिए इसकी मैं बात कर लूँ तो डायरेक्ट बात आती है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ। अब ये कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत समझा जाए तो भुगतान करने की योग्यता। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ द्वारा अपनी लिखी हुई खुद जो है उनकी वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रभावित मुख्य कंडीशन कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत ही है। तो एडम स्मिथ हमको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और इंपीरियल बैंक की मैं बात कर लूँ तो इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो भारतीय इंपीरियल बैंक 27 जनवरी, ठीक है, 1921 को जो है अस्तित्व में आया था। तो अब ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 1921 हो जाएगा। ठीक है, 1921 हो जाएगा, 1921। लेकिन बाद में अगर जो हम बात कर लें तो अगर जो कब पूछा जाए इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1921 ऑप्शन होगा। लेकिन अगर जो पूछ दिया जाए कि इसको कब मतलब भारतीय स्टेट बैंक में इसको चेंज किया गया था तो भाई साहब वो 1955 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन याद रखना है, इसको कब स्टेट बैंक बनाया गया तो 1955 में, और ये कब स्थापना हुआ था तो 1921 में। तो दोनों ही ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना, अच्छे से आंसर हमको ठीक करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन भारतीय संविधान का देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है। अब देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा है, इसी बात को हम पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो दे रहा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियम करते हैं और इस भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। ये पहला ऑप्शन है, लेकिन और भी ऑप्शन में इसमें पढ़ रहा हूँ, देख लेते हैं और देख लेते हैं इसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। चलिए ये देख लेते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे आ जाते हैं। हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियम करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के संविधान को अपनाते हैं, उसके बाद से क्या अधिनियम इसे अपनाते हैं, अधिनियम करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अब ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा ये हमको समझ लेना है। तो ऑप्शन नंबर की मैं बात कर लूँ तो चौथे ऑप्शन की मैं बात करता हूँ डायरेक्ट, कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। देखिए अगर जो संविधान सभा की पहली बैठक की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और उसके 13 मतलब कुछ दिन कह लीजिए, कुछ दिन बाद जो है यह संकल्प लिया गया था। ठीक है, उसी के बारे में ये प्रश्न है और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद से हमारा ये क्वेश्चन है मूलभूत, देख लीजिए
मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, पहला अध्ययन समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, चौथा उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। और देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मूलभूत अधिकारों की मैं बात करूँ ना, तो मूलभूत अधिकार के हिसाब से सबसे ज़रूरी में कौन आ जाएगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये जो हमारा मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक की बात कर लूँ तो ये संविधान के इसके 110 किसमें है, 110 कह रहा है ना। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, कह रहा है भारतीय संसद के अंग है। भारतीय संसद के अंग है, देख लीजिए भारतीय संसद के अंग है, इसकी बात कर रहा है। कौन है भाई, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। और दूसरा दे रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं भारतीय संसद की बात की जाए, भारतीय संसद की बात की जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का जो है राष्ट्रपति एक अहम हिस्सा होता है, लोकसभा राज्यसभा भी उसका हिस्सा है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या हमारा कि 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। बड़ा पूछता है भाई, गजब का क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा हुआ है और हमेशा पूछता है। 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। अशोक मेहता। कौन थे भाई, अशोक मेहता। अशोक मेहता के जो है अंतर्गत। ठीक है, एक बात हम बता दें आपको फाइनली, यहाँ से विज्ञान है तो विज्ञान का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो विज्ञान और इस सब का वीडियो मिलता आ रहा है लगभग। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है प्रारंभिक अंकगणित का। ठीक है, सामान्य हिंदी का अभी तक वीडियो नहीं डाला हूँ, देखता हूँ वीडियो का भी, इसका हिंदी का भी वीडियो डालना है मुझे। हाँ, विज्ञान का वीडियो मैं इसके बाद डाल दूँगा और इसी में करंट अफेयर्स और उसकी वीडियो भी, सामान्य जागरूकता के वीडियो आ जाएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट आगे चालू करेंगे 7 नंबर। तो आप प्रैक्टिस सेट रोजाना देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके।